हे गाइस, वेलकम बैक टू अगेन ऋषभ BR। मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा होस्ट AK वाशु। इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ IT के यूनिट 1 की, जिसका नाम है बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो बेसिकली ये लेक्चर फर्स्ट होने वाला है आपका यूनिट 1 का। और ये जो पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ IT, ये कॉमन पेपर है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच का। तो पूरे वीडियो में हम 2 से 3 टॉपिक ट्राई करेंगे कवर हो जाए, और जो पूरा यूनिट 1 है वो अप्रॉक्स 2 से 3 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा आपका। तो एक छोटे से इंट्रो के बाद हम चलते हैं अपने PPT पे। वहाँ पे मैं चीज़ों को ट्राई करूँगा कि आप रिलेट कर पाओ, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाओ, और साथ में आपको एक प्रॉपर नोट्स मिले। अभी ना मैं तुम्हें थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, या फिर हैक बोल लो या फिर जुगाड़ बोल लो अगर बोला जाए तो। और उससे क्या होगा ना, तुम जो मैं तुम्हारे सामने प्रेजेंटेशन शो कर रहा हूँ, यही मैंने PDF के फॉर्म में तुम्हें दे देना है। आप बोलो कि तुम्हें PDF मिलेगा कहाँ से, तो भाई तुम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक टेलीग्राम का लिंक होगा, ठीक है ना। उस चैनल को या फिर उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। जितना भी कंटेंट मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा उसका एक नोट्स तुम्हारे उस टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दिया जाएगा। वहाँ से ना तुम्हें नोट्स मिल जाएगा। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है भाई, तुम PDF को प्रिंट आउट निकाल लो, काम हो गया तुम्हारा। और फर्दर हम बात करते हैं ना कि मैं जहाँ तक समझता हूँ ना, क्योंकि मैंने बोला अभी तुम्हें थोड़ा सा हैक दूंगा, यानी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि भाई पढ़ना किस तरीके से। तो देखो यार, मैं जहाँ तक समझता हूँ 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो होता है जिसको समझ में आ गया, लेकिन उसको एक लिखा हुआ नोट्स चाहिए होता है कि प्रॉपर एक टॉपिक को डिफिनीशन जिसमें लिखा हुआ होना चाहिए, वो होता है। दूसरा स्टूडेंट ये होता है ना कि जिससे समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन उसको ना एक प्रॉपर नोट्स चाहिए, ठीक है। और तीसरा बंदा वो होता है कि बस उसको नोट्स नहीं बनाना होता है, उसको ना बस शॉर्ट नोट्स बनाना होता है कि एक टॉपिक में ये पढ़ना है, बाकी चीज़ें मैं खुद से बना के लिख दूंगा, बस अभी मुझे समझना है, ठीक है। मैं तीनों को अपने माइंड में रख करके, मतलब 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, वो तीनों स्टूडेंट के टाइप को अपने माइंड में रख करके तीनों के लिए मैंने प्रिपेयर करा हो, ठीक है। तो चलो अब फर्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें यूनिट 1 का नाम है बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें ना जो पहला टॉपिक तुम्हें पढ़ना है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इट मीन्स तुम कह सकते हो कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से तुम समझना क्या चाहते हो। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेसिकली होता है यार कि तुमने जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कह सकते हो इसे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। और ये होता है ना कि ये तुम्हारे सामने जो दिख रहा है फर्स्ट जनरेशन, बेसिकली 5 जनरेशन हुए थे यार कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कितने जनरेशन हुए थे, तो 5 जनरेशन हुए थे टोटल। तो इन 5 का ना डिफाइन करा हुआ है। अब तुम्हें मैं ना शॉर्ट नोट्स दिखाना है। अब देखो, ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये तुम्हें समझने के लिए है। वो जो मैंने पहला स्लाइड दिखाया वो है एक नोट्स बनाने के लिए, और ये जो है जिसे कहते हैं शॉर्ट नोट्स, समझने के लिए बेसिकली। तो देखो यार, जो फर्स्ट जनरेशन रहा, फर्स्ट जनरेशन में ना वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। वो इस तरीके से कुछ दिखेगा तुम्हें, ठीक है। अब जो सेकेंड जनरेशन रहा उसमें ना ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करा गया था। और जो थर्ड जनरेशन रहा उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करा गया था। और जो फोर्थ जनरेशन रहा ना उसमें लार्ज स्केल पे जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसका यूज़ करा गया था। और जो लास्ट जनरेशन है, जो फिफ्थ जनरेशन है, उसमें ना अल्ट्रा लार्ज स्केल पे और भी ज़्यादा स्केल पे जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, जिसे हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, बेसिकली एक फ़ोन में होता है ना सर्किट, उस तरीके से ये ट्रांजिस्टर काम था, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखो, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ना जो फर्स्ट जनरेशन हो गया उसका पीरियड रहा 1940 से लेकर 1956 तक, ओके। और इसमें जो प्रोडक्ट यूज़ किया गया था, जो ऑब्जेक्ट यूज़ करा था इन्होंने, उसका नाम है वैक्यूम ट्यूब, जिसका मैंने अभी पिछले स्लाइड में तुम्हें इमेजेस शो करे थे। अब इसमें जो मेमोरी कैपेसिटी थी वो अप्रॉक्स 20 KB का था, ठीक है। और जो प्रोसेसिंग स्पीड था वो 300 IPS इंसर्ट पर सेकेंड था, ठीक है। पर सेकेंड में 300 IPS इंसर्ट करता था वो। और जो उनका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था उसका नाम है असेंबली लैंग्वेज। एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर लाइक उस टाइप के जो कंप्यूटर्स थे जिनमें वैक्यूम ट्यूब यूज करा गया था फर्स्ट जनरेशन में,
उनका एग्जाम्पल है यूनिवैक, ईडीवैक, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल है उसका। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन के लिए, फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक रहा, तो 1940 से 1956 तक। इंपॉर्टेंट दो चीज़ है, एक पीरियड और क्या यूज़ करा गया था। तो 1940 से लेकर 1956 तक फर्स्ट जनरेशन चला, उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। उसका जो मेमोरी का कैपेसिटी था वो अप्रोक्स 20 KB का था। अब हम एग्जाम्पल भी याद रखना। और जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का आया वो उसका पीरियड होने वाला है 1956 से लेकर 1963 तक। ओके, इसमें जो प्रोडक्ट यूज़ किया गया था उसका नाम था ट्रांजिस्टर, जैसे कि मैंने पहले बताया तुमने। और मेमोरी कैपेसिटी 128 KB था भाई, उस टाइम KB पर इस काम चल रहा है। फर्स्ट सेकेंड में 20 KB, सेकेंड जनरेशन में 128 KB। जो प्रोसेसिंग स्पीड होने वाला है वो होने वाला है 300 IPS। और जो लैंग्वेज यूज़ हुआ था उसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करा था इन्होंने सेकेंड जनरेशन में। अब जो एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर है जो उस टाइम चल रहा था, IBM 1401 CDC 3600। बेसिकली यार IBM एक उस टाइम का कंप्यूटर बनाने का एक कंपनी था, एक बिजनेस मॉडल है। मोस्ट ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर जिन्होंने बनाया था वो IBM का ही था, तो ये भी ध्यान रखना, IBM बहुत बड़ा कंपनी है। अब हम थर्ड जनरेशन पे चलते हैं। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रहा था 1964 से 1971 तक, ये इसका टर्म हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें यूज़ किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करा गया था, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IC बोलते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तुम्हारे कंप्यूटर का, तुम्हारे लैपटॉप का और तुम्हारे फ़ोन का। तो इसमें जो मेमोरी का कैपेसिटी था वो बढ़ के 1 MBPS हो गया था, 1 MB, सॉरी MBPS नहीं, 1 MB। और जो सेकेंड जनरेशन में 128 KB और जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें 20 KB। और जो प्रोसेसिंग स्पीड था वो 1 MIPS तक पहुंच गया था। इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करा गया था वो C एंड C++, जो कि अभी भी पॉपुलर है, मे बी अभी पाइथन ज़्यादा पॉपुलर है, तो इन्होंने ये यूज़ करा था। जो एग्जाम्पल है IBM 360 सीरीज़ है और 900 सीरीज़ है, दोनों IBM का ही है, जो इन्होंने थर्ड जनरेशन में यूज़ करा था। अब जो फोर्थ जनरेशन है ना, उनका पीरियड था 1971 से लेकर के प्रेजेंट तक। एक बार लोग जो देख रहा है वो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। इसमें ना माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करा जाता है। बेसिकली तुमने ना फ़ोन लिया होगा ना कभी, तो उसमें लेकिन माइक्रो प्रोसेसर आता है, इतना क्लॉक आवर्स पे काम करता है, इतना क्लॉक स्पीड पे काम करता है, तो वो यही। और इसका जो मेमोरी कैपेसिटी था और जो मेमोरी कैपेसिटी का टाइप था वो इसमें ना सेमीकंडक्टर यूज करा गया था, और वो भी उसका स्पीड बहुत हाई था। जो पहले था ना थर्ड जनरेशन में 1 MB, तो अभी के टाइम में जाहिर से बात है यार 1 MB से बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होता है, तो हाई कैपेसिटी है, मेंशन नहीं है कितना है कितना नहीं है। और इसमें जो प्रोडक्ट यूज़ करा गया है, जो कंपोनेंट यूज़ किया गया, जो मटेरियल यूज़ किया गया है, उसका नाम है सेमीकंडक्टर। और जो इसका प्रोसेसिंग स्पीड है वो फास्टर दैन थर्ड जनरेशन, यानी कि जो थर्ड जनरेशन में जो भी प्रोसेसिंग स्पीड था 1 MIPS उससे फास्टर इसमें, ठीक है। इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करा गया था वो C++ और जावा, जो कि अभी भी यूज़ हो रहा है क्योंकि ये फोर्थ जनरेशन है, तो प्रेजेंट का जनरेशन। एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर के बात करें इसमें, तो क्वांटम सीरीज नाम का है मल्टीमीडिया स्टिमुलेशन, ये सब एग्जाम्पल्स हो गया फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। तो फिफ्थ जनरेशन जो चल रहा है वो प्रेजेंट से लेके बियॉन्ड, कहने का मतलब जो अभी चल रहा है और अभी से जो आने वाला जनरेशन है उसको हम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोलेंगे। ओके, अब इसमें ना अल्ट्रा लार्ज स्केल पे इंटीग्रेशन यूज़ होगा, यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसर है या फिर जो इंटीग्रेशन है, IC इंटीग्रेटेड सर्किट है, वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे यूज़ होने वाला है। अब जो मेमोरी स्पीड होगा वो अल्ट्रा हाई स्पीड में होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ना जो फोर्थ जनरेशन था उसमें जो स्पीड था वो थर्ड जनरेशन से बहुत ज़्यादा, जो अभी के टाइम में चल रहा है जो स्पीड वो तो बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले टाइम में जो कंप्यूटर होने वाले वो अल्ट्रा हाई स्पीड से चलने वाले हैं, मतलब अभी के कंपैरिजन में वो और स्पीड से चलने वाले हैं। और जो स्पीड होने वाला है वो वेरी फास्ट होने वाला है, जैसा कि मैंने बताया। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑल लैंग्वेज लाइक पाइथन, C++, और भी 2-3 जावा हो गया, फिर 1-2 और भी होते हैं, मतलब सारे लैंग्वेज जो आने वाले लैंग्वेज है वो भी यूज होने वाले हैं। एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम AI बोलते हैं, वो हो गया।
फिर रोबोटिक्स, बेसिकली रोबोट और एआई हो गया फिफ्थ जनरेशन के एग्जाम्पल। फोर्थ जनरेशन जो अभी चल रहा है, थर्ड जनरेशन जो 1964 से 1921 तक चला था, सेकंड जनरेशन जो 1956 से लेकर 1963 तक चला था, और जो फोर्थ जनरेशन होने वाला है वो 1940 से लेकर 1956 तक चलने वाला है। ओके, अब मे भी तुम्हारा ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फिनिश हो गया होगा। ये हो गया ना, शॉर्ट नोट्स हो गया तुम्हें, एक बार देख करके सारी चीज़ यहीं पे मेंशन हो गया, फिर ना एग्जाम में तुम अपने मन से बना के लिख दोगे क्योंकि तुम्हें समझ में आ रहा है। और ये जो मैंने स्टार्टिंग में स्लाइड दिखाया था ना, ये हो गया जिनको थ्योरी चाहिए कि हाँ भाई फर्स्ट जनरेशन में एग्जैक्ट हुआ था क्या, जो लिखा हुआ होता है ना वो चाहिए, तो मैंने दोनों के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, जिसका नाम है एंटोनोमी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बेसिकली एंटोनोमी मतलब क्या हुआ यार, तो एंटोनोमी का मतलब होता है ना कि कंपोनेंट्स या फिर कह लो टाइप्स, कि जो कंप्यूटर सिस्टम में जो कंपोनेंट यूज होते हैं उनके बारे में। ओके, तो हम बात करते हैं, या फिर तुम कह लो ना नहीं समझ में आ रहा है कंपोनेंट्स का मतलब, तो समझ लो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में जो पार्ट्स होते हैं ना, बेसिकली देखो यहाँ पे मैंने मेंशन करा हुआ है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। एंटोनोमी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का मतलब है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स यूज होता है, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, इनपुट होता है, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ये सब जितने भी डिवाइसेस है ये क्या हो गए, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हो गए, जिसको हाई लैंग्वेज या फिर कह लो एक टेक्निकल लैंग्वेज में एंटोनोमी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बोल रहे हैं। ठीक है, तो एंटोनोमी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में समझ में आ गया हो तुम्हें। अब ना इसमें हार्डवेयर के बारे में तुम्हें पढ़ना है, ठीक है ना। तो हार्डवेयर बेसिकली होता क्या है, तो हार्डवेयर वो होता है ना यार जिससे तुम फिजिकली टच कर सको, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। जिसको तुम टच कर सकते हो वो क्या हार्डवेयर है, जिससे तुम टच नहीं कर सकते उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर में आ गया यार सीपीयू। ठीक है, ये क्या होता है, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, जो डाटा को प्रोसेस करता है ना वो। जो भी तुम्हारे कंप्यूटर में, तुम्हारे पीसी में, तुम्हारे हाई एंड जो लैपटॉप है उसमें जो प्रोसेसिंग का काम करता है वो कौन करता है, तो सीपीयू करता है, और ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। ठीक है, अब हम मेमोरी की बात करते हैं। तो मेमोरी का जनरली मेन दो तरह का मेमोरी होता है, रैम और रोम। ठीक है, तुमने फ़ोन लिया होगा ना जनरल, तो फ़ोन में ना रैम और रोम देखते ही होंगे, 4 128, 6 128, 464 ऐसे करके होता है ना। रैम 4 GB हो गया, रोम 64 GB हो गया, फिर 128 GB हो गया, 8 GB रैम हो गया तो 128 GB रोम हो गया, ऐसे करके लेते होगे तुम लोग फोन। तो बेसिकली मेमोरी दो टाइप का होता है यार, एक को रैम बोल रहे हैं, एक को रोम बोल रहे हैं। रैम का मतलब होता है कि जिसमें ना हम जो अभी अपने पीसी या फिर अपने फ़ोन में जो टास्क कर रहे हैं ना, जैसे मैंने अभी ना व्हाट्सअप ओपन करा, फिर व्हाट्सअप को बंद कर दिया, फिर यूट्यूब ओपन करा, तो ये क्या हो गया, टेम्प्रोरी स्टोरेज जो ले रहा है ना, जो भी काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने व्हाट्सअप ओपन करा, फिर तुरंत व्हाट्सअप को बंद करा, फिर मैंने ना यूट्यूब ओपन कर दिया, तो मैंने क्या कर रहा है, अभी एक्टिव हूँ उस अपने डिवाइस पे, मैं एक्टिव हूँ, जो मैंने टास्क कर रहा है ना वहाँ पे, वो क्या होगा एज अ टेम्प्रोरी स्टोरेज में वो सेव होगा। और जो रैम का फुल फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और रोम की बात करते हैं, तो रोम होता है जो परमानेंट स्टोरेज होता है फॉर इनिशियल इंस्ट्रक्शन। लाइक ना तुमने कोई ऐप इंस्टॉल करा, ठीक है, ऐप यार जनरली देखो कोई ऐप इंस्टॉल करा वो ना 40 MB का है, ठीक है, तो वो जो 40 MB है ना वो तुम्हारे रोम में जाके स्टोर होगा। लेकिन उस ऐप को जब तुम यूज करोगे ना, उस टाइम जितना MB वो एज अ डाटा एब्जॉर्ब करेगा, तुम जो भी तुम उस पर काम करोगे, तो वो तुम्हारे रैम में स्टोर होगा। समझ रहे हो, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये एक परमानेंट स्टोरेज होता है, और जो रैम होता है वो टेम्प्रोरी स्टोरेज होता है। ठीक है, अब ये हो गया मेमोरी का टाइप। अब एक स्टोरेज होता है, ठीक है ना, जिसमें एक्चुअल में जा करके स्टोर होता है। जैसे कि तुमने मूवी को स्टोर करना है, कोई म्यूज़िक स्टोर करना है, कोई वीडियोज़ स्टोर करने हैं, तो वो कहाँ पे जाकर होगा, तो वो तो तुम्हारे हार्ड डिस्क में होगा या फिर SSD में होगा। ठीक है ना, फ़ोन में उसी को हम इंटरनल मेमोरीज बोल देते हैं। ठीक है ना, तो ये जो हार्ड डिस्क और SSD है, क्योंकि हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो बेसिकली यार उसके टर्म में बात करेंगे ना। तो कंप्यूटर में जो स्टोरेज डिवाइस होता है वो जनरली पहले के टर्म में बहुत चलता था, हार्ड डिस्क चलता था, जिसे हम HDD बोलते हैं, और अभी के टर्म में उसी को ये करो अपग्रेड कर दिया गया है, जो जिसका नाम है SSD। वो हार्ड डिस्क से फास्टर होता है यार। तो ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म डाटा को स्टोर करके रखता है। जो लॉन्ग टर्म डाटा, जैसे कि तुमने कोई वेब सीरीज़ लेना है, ठीक है ना, तो तुमने वेब सीरीज़ डाउनलोड करा, डाउनलोड करके वो कहाँ जाएगा, तुम्हारे हार्ड डिस्क या फिर SSD में जाएगा, जो भी तुम्हारे सिस्टम में लगा हुआ हो, जो भी तुम्हारे लैपटॉप में इनबिल्ड दिया गया हो।
वहीं पे जाएगा ना। तो जैसे कि एक तरह से ना जो पेन ड्राइव होता है ना, देखो पेन ड्राइव क्या होता है ना कि वो भी एक तरह से स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। आप जैसे कि देखो पेन ड्राइव को क्या है ना कि तुम अपने पीसी में लगाए, वहाँ पे ना मूवी ये सब तुमने डाल दिया, ठीक है ना, या फिर तुमने अपने पेन ड्राइव में डाला या फिर पेन ड्राइव से तुमने कंप्यूटर में डाला। तो भाई जब तुम पेन ड्राइव को वहाँ से हटाओगे, अपने कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट करोगे, तो जाहिर सी बात है वो तुम्हारे पास तो उसका डाटा रहेगा नहीं। लेकिन जो हार्ड डिस्क होता है, SSD होता है ना, वो तुम्हारे कंप्यूटर में इनबिल्ड आता है, वो सब हमेशा अटैच रहता है, तो इसीलिए उसको लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज बोलते हैं, ठीक। अब इनपुट डिवाइसेस क्या कौन से होते हैं? तो इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो एक्चुअल में इनपुट देते हैं, मतलब तुम्हारे कंप्यूटर को कुछ उन्होंने प्रोवाइड करा है, ठीक है ना। तो इनपुट डिवाइसेस टूल्स लाइक कीबोर्ड हो गया, माइक हो गया, या फिर यूज़र ने कुछ इनपुट करा, तुम्हारा कीबोर्ड हो गया, तुम्हारा माउस हो गया, इससे तुम क्या करते हो, अपने कंप्यूटर में कुछ ना कुछ इनपुट करते हो ना। जैसे ना तुमने कुछ टाइप करा, ठीक है, तो वो तुम्हारे स्क्रीन पे दिखता है। तो तुम्हारा जो स्क्रीन हो गया ना, जो तुम्हारा मॉनिटर हो गया, वो तुम्हारा कौन सा आउटपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि वहाँ पे ना तुम्हें आउटपुट मिल रहा है, तुमने कुछ दे नहीं रहा है वहाँ पे। यही तुम्हारा स्क्रीन होता ना, अगर वो टच होता, मतलब टच जैसे फ़ोन होता है ना, तो फ़ोन ना ही इनपुट डिवाइस है ना ही आउटपुट डिवाइस, उसे कहते हैं फेरिफेरल डिवाइसेस। फेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब ये होता है कि वो इनपुट भी ले सकता है, आउटपुट भी दे सकता है। जैसे कि ना तुम्हारा फ़ोन देख लो, वो तुम्हारा स्मार्टफोन होगा, तो उसमें ना बेसिकली टच काम करता है, टच सेंसर होता है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है ना कि तुमने वही स्क्रीन से इनपुट भी देना है, वही स्क्रीन से तुम्हें आउटपुट भी लेना है, तो वो एक तरह से पेरिफेरल डिवाइसेस हो जाता है। तो इनपुट डिवाइस जिससे हम इनपुट दे सकते हैं, लाइक कीबोर्ड हो गया और माउस हो गया। अब आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं, तो आउटपुट डिवाइस में हो जाता है तुम्हारा स्क्रीन हो गया, जिसे हम मॉनिटर कहते हैं, या फिर तुम्हारा प्रिंटर हो गया। देखो जहाँ से चीज़ निकल रहा है उसे हम आउटपुट कर देंगे, जहाँ से हम कुछ अंदर भेज रहे हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, उसको हम इनपुट कर देंगे, नॉर्मल लैंग्वेज में समझो तो। जैसे कि तुम ना हेडफोन यूज़ करते हो, या फिर तुमने ईयरबड्स यूज़ करा हुआ है, अभी ईयरबड चला हुआ है, नेकबैंड चला हुआ है, तो बेसिकली ना तुमने ईयरबड्स यूज़ करा होता है ना, तो उसमें क्या होता है ना कि सेम ईयरबड से तुम इनपुट भी दे रहे हो माइक के थ्रू, सेम ईयरबड से तुमने स्पीकर के थ्रू आउटपुट भी लेना है। तो वो पेरिफेरल डिवाइसेस जिसमें इनपुट आउटपुट दोनों एक साथ काम कर रहे हैं एक ही डिवाइस में, उसको हम पेरिफेरल डिवाइसेस कर सकते हैं। जो इनपुट डिवाइसेस है लाइक माइक से तुम सिर्फ बोल सकते हो, उससे आउटपुट तो नहीं ले सकते। स्पीकर से तुम आउटपुट ले सकते हो, तो वो आउटपुट डिवाइस हो गया। इनपुट डिवाइस माइक हो गया, आउटपुट डिवाइस ये तुम्हारा स्पीकर हो गया। मे भी तुम समझा पाया होगा यार। हम मदरबोर्ड की बात करते हैं, तो यार ये एक मेन डिवाइस होता है तुम्हारे पूरे सिस्टम का, यानी तुम्हारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम का, इंटायर सिस्टम का ये एक मेन डिवाइस होता है, जिसे हम मदरबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं यार, जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिस पे ना हमारा कंप्यूटर रन करता है, और तुम्हारी बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं जिनको ये आपस में कनेक्ट करता है, और एक यूज़फुल प्लेटफॉर्म देता है हम लोग को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी पार्ट्स हो गए तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम में, उसका सबसे मेन पार्ट हो गया तुम्हारा मदरबोर्ड। जितना बढ़िया उतना तुम्हारा मतलब मदरबोर्ड जितना बढ़िया से काम करेगा ना भाई, उतना एफिशिएंट स्मूथ तरीके से तुम्हारा जो सिस्टम है वो रन करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ना सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। ये हो गया, हम अभी बात कर रहे थे अपने हार्डवेयर के बारे में, ठीक है। ये तुम्हारा ये सब सारा चीज़ क्या हो गया, CPU हो गया, मेमोरी हो गया, स्टोरेज हो गया, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मदरबोर्ड, ये क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया, जो कि एक टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, यानी कि पार्ट्स है उसका कंप्यूटर सिस्टम का। अब ना ये सॉफ्टवेयर भी है ना, वो पार्ट्स है तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है। तो हम इस सॉफ्टवेयर के बारे में तो थोड़ा बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर में बेसिकली यार होता है 2-3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे हम OS बोलते हैं। बेसिकली अभी ना मैं काम कर रहा हूँ, ये जो तुम्हारे सामने ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे हम विंडोज़ बोलते हैं। विंडो 7, विंडो 8, विंडो XP, विंडो 10.1, विंडो 10 प्रो, विंडो तक क्या है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो एप्पल का आता है उसे हम मैक OS कहते हैं, ठीक है। और एक पहले चलता था जिसका नाम है लिनक्स। तो ये सब क्या हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, जिस पे हमारा सिस्टम रन करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारे कंप्यूटर में नहीं हो, तुम्हारा कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा भाई, चलेगा ही नहीं, स्क्रीन आएगा फिर ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करके रखता है, मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन होता है ना। जैसे कि तुम होगे, तुम्हारा एक रूममेट होगा, तो तुम्हारे और तुम्हारे रूममेट के बीच में कोऑर्डिनेशन सही होना चाहिए, तभी ना तुम लोग एक रूम में रह पाओगे।
तो वही बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है ना कि जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, जिससे हमारा सिस्टम इफिशिएंट तरीके से रन कर पाता है। मे भी तुम समझ पा रहे हो। एग्जाम्पल में हो गया तुम्हारा विंडोज़, मैक ओएस, और एक पहले चलता था या फिर बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, लिनक्स। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन क्या होता है। तो वेरी मच यार, मैं श्योर हूँ कि तुम्हें पता होगा कि एप्लीकेशन क्या होता है। बेसिकली हम लोग जो फ़ोन में यूज करते हैं ना उसे हम एप्लीकेशन ही बोलते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ऐप्स बोलते हैं। तो बेसिकली यार एप्लीकेशन क्या होता है ना कि वो स्पेसिफिक टास्क करने के लिए होता है। अब जैसे कि व्हाट्सअप क्या है, एक एप्लीकेशन है, यानी कि क्या, एक ऐप है, एक सॉफ्टवेयर है। वही देखो यार, फ़ोन में तुम जो चीज़ यूज़ कर रहे हो उसे हम एप्लीकेशन कहते हैं, ऐप्स कहते हैं। वही चीज़ अगर डेस्कटॉप पे यूज करा जाए ना तो उसे हम सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन एक सेम चीज़ है, ठीक है ना। तो माइंड में ये रखना अपने। तो जो एप्लीकेशन क्या होता है ना, एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए जो चीज़ बनाया जाता है ना उसे हम एप्लीकेशन कहते हैं। जैसे कि एज एग्जाम्पल हम तुम व्हाट्सअप ले लो, ठीक है। तो व्हाट्सअप किस लिए बनाया गया है? लोगों से कम्युनिकेशन करने के लिए, बात करने के लिए, चैट करने के लिए। तो वो क्या है, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसको हम एप्लीकेशन कहते हैं। अब जैसे कि ना तुम ये ले लो, जूम ले लो। जूम किस लिए गया है? ताकि मीटिंग कर सकें लोग, वीडियो कॉल पे फेस टू फेस मीटिंग कर सके। तो वो एक स्पेसिफिक टास्क हो गया कि हाँ, इस चीज़ का यूज इस चीज़ के लिए करा जाएगा। ठीक है, तुम समझ रहे हो। अब फिर हम बात करते हैं यूटिलिटीज़ की। तो यूटिलिटीज़ बेसिकली एक टूल होता है, जैसे कि जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी का नाम सबने सुना होगा। ये क्या है, एक टूल है जिसे हम यूज़ करके अपने कंप्यूटर अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। वैसे यूटिलिटीज़ एक टूल है, ठीक है ना, जो कंप्यूटर में होता है। जैसे वाईफाई एक क्या है, एक टूल है। उसका काम क्या होता है कि वो तुम्हारे कंप्यूटर को एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करे ताकि तुम इंटरनेट को एक्सेस कर लो। तो बेसिकली आई थिंक मैं तुम्हें समझा पाया होगा क्या मैं समझाना चाहता हूँ। वैसे ना यूटिलिटीज़ बेसिकली एंटीवायरस को भी कहा जा सकता है कि एंटीवायरस क्या है। तो एक तरह से यूटिलिटी है, एक टूल है जो क्या करता है, वायरस से तुम्हें तुम्हारे सिस्टम को बचा के रखता है। ठीक है, वैसे ही वाईफाई क्या था, एक तरह से टूल था जिसको हम यूटिलिटी भी बोल सकते हैं, जो तुम्हारे सिस्टम को किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है ताकि तुम इंटरनेट को यूज कर सको। समझ पा रहे हो। अब जो थर्ड है उसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। पहला क्या था, हार्डवेयर था, दूसरा सॉफ्टवेयर है, थर्ड इज नेटवर्किंग, एंड फोर्थ पावर सप्लाई, एंड फिफ्थ कूलिंग सिस्टम। इतना जनरली मेन टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होता है या फिर मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होता है। ठीक है, 5। फर्स्ट इज हार्डवेयर, सेकेंड इज सॉफ्टवेयर, थर्ड इज नेटवर्किंग, फोर्थ इज पावर सप्लाई, एंड फिफ्थ इज कूलिंग सिस्टम। तो हम थर्ड की बात करते हैं, नेटवर्किंग। बेसिकली एक नेटवर्क कार्ड होता है जो तुम्हारे मदरबोर्ड में लगता है। ठीक है, ये जो नेटवर्क कार्ड यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है ये तुम्हारे कहाँ पे होता है, तो तुम्हारे मदरबोर्ड के अंदर होता है, जो क्या करता है, तुम्हारे कंप्यूटर यानी तुम्हारे सिस्टम को, तुम्हारे लैपटॉप को, तुम्हारे पीसी को एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है, कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए या फिर इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। अब जैसे कि ना तुम्हारे ये लैपटॉप में नेटवर्क कार्ड नहीं है, ठीक है ना, उसके कारण तो बेसिकली नेटवर्क कार्ड होता क्या है, तो मदरबोर्ड में होता है। तो तुम्हारा लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड उसमें नेटवर्क कार्ड नहीं है, तो उस केस में ना तुम ना ही वाईफाई यूज़ कर पाओगे, ना ही यूएसबी थ्रेडिंग यूज़ कर पाओगे। यूएसबी थ्रेडिंग एक ये होता है, सेटिंग होता है या फिर एक कर लो, एक चीज़ होता है जिससे क्या होता है ना कि तुमने अपने लैपटॉप में ना अपने फ़ोन से कनेक्ट करा होगा ना, तो इसमें ये एक ऑप्शन आता है यूएसबी थ्रेडिंग। उससे क्या होता है ना कि तुम्हारा जो फ़ोन का इंटरनेट है ना वो तुम्हारे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है इंटरनेट चलाने का। तो वो भी इस केस में अगर नेटवर्क कार्ड नहीं है अवेलेबल तो नहीं काम करेगा भाई। ठीक है, अब दूसरा ये होता है ना नेटवर्क से कनेक्ट करने का, या तो तुम मॉडेम का यूज़ करो या तो तुम राउटर्स का यूज़ कर सकते हो। अब बेसिकली मॉडेम्स क्या होता है ना, पहले एक आता था मॉडेम आता था पहले, मतलब जिस टाइम 3G का टाइम था ना उस टाइम लोग बहुत यूज़ करते थे मॉडेम, 2G 3G के टाइम। 4G से तो यार मॉडेम बंद ही हो गया, लोग हॉटस्पॉट देते हैं जो बेसिकली राउटर का काम करता है, तो वाईफाई से कनेक्ट करते हैं और अपना काम चलाते हैं। तो मॉडेम एक पहले से डिवाइस आता था जिसके अंदर ना तुम्हें सिम लगाना पड़ता था,
बेसिकली मॉडेम को तुम्हें ओपन करना है, उसके अंदर तुम्हारा सिम लगेगा, फिर मॉडेम को बंद करो और अपना जो USB पोर्ट होता है ना कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का, उसमें इन करो। उसके लिए एक टूल आता था, उसको इंस्टॉल करो। फिर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ था, तो उससे फिर क्या होता था कि तुम्हारा जो कंप्यूटर है वो नेटवर्क के साथ यानी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता था। और जो राउटर है भाई, राउटर एक तरह से ये वाईफाई का एक ये है अपग्रेडेड वर्जन या फिर बड़ा वर्जन है, जिससे जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, मैंने अपने घर पे वाईफाई लगा हुआ है, तो बेसिकली वो राउटर लगा हुआ था जिससे हम लोग अपने इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, ठीक है। और जो लास्ट आता है वो केबल्स या फिर वायरलेस का है। तो एक वायरलेस हो गया, एक केबल हो गया। केबल क्या होगा, जिसमें हम वायर का यूज करेंगे, और वायरलेस हो गया जो मेरा काम तो हो रहा है लेकिन उसमें हम वायर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो जैसे कि अभी आता है ना वायरलेस डिवाइसेस आ जाते हैं, लाइक जो क्या जैसे ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं या तो फिर वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, उसे हम वायरलेस डिवाइस कहते हैं। जैसे कि तुम्हारा अभी आता है एक वायरलेस कीबोर्ड आता है, वायरलेस माउस आता है, वायरलेस बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं। जैसे कि जो एलेक्सा है, एलेक्सा में भी तुम लोग जानते होगे क्या होता है। एलेक्सा एक डिवाइस है, ठीक है ना, वो वायरलेस कनेक्ट होता है। वो तुम्हारे घर को ना एक तरह से स्मार्ट होम प्रोवाइड करता है। आज जैसे कि टीवी की बात करते हैं, तो अभी जो स्मार्ट टीवी आता है ना वो सारा वायरलेस होता है, ठीक है ना। बस पावर देने के लिए वायर यूज होता है, बाकी तुम्हारा सारा कनेक्शन वायरलेस होता है, ठीक है। तो केबल्स या फिर वायरलेस डिवाइसेस का भी यूज किया जाता है। वायरलेस में समझो वाईफाई, केबल्स में आ गया वो जो केबल आता है ना इथरनेट केबल। इथरनेट केबल होता है एक, जिसे ना तुम अपने एक एंड को अपने सिस्टम में लगाओगे, दूसरे एंड को जहाँ पे इंटरनेट आ रहा है, जैसे कि राउटर हो गया तुम्हारा, या फिर वाईफाई को स्टेबल कनेक्शन, या फिर तुम्हारे घर में फाइबर आया हुआ है तो एक वहाँ पे इनपुट करोगे, उससे तुम्हारा इंटरनेट से तुम कनेक्ट हो जाओगे। तो बेसिकली ये होता है। अब जो पावर सप्लाई होता है, जो लास्ट हो गया ये तुम्हारा पावर सप्लाई 4th नंबर पे जो आ रहा है, इसमें PSC होता है, सप्लाई पावर टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को जो पावर सप्लाई कर रहा है, जैसे UPS समझते हो ना, UPS क्या होता है? UPS क्या होता है? एक तरह से तुम्हारा बैटरी का काम करता है। तो PSU भी हो गया ना, सप्लाई पावर टू द कंप्यूटर। एक डिवाइस होता है जो तुम्हारे कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है, तो ये भी एक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है। अब सपोज दैट ना तुम्हारे कंप्यूटर को किसी ने पावर सप्लाई नहीं दिया, मतलब जो मेन इलेक्ट्रिसिटी है ना उससे कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो उस केस में तुम्हारा सिस्टम तो ऑन ही नहीं होगा भाई, तो कोई सीन नहीं बनता। तो वो भी एक तरह से ना तुम्हारा जो कंप्यूटर सिस्टम है पूरा, उसका एक मेन पार्ट बन जाता है, ठीक। अब लास्ट की बात करते हैं कूलिंग सिस्टम। तो बेसिकली यार तुम्हारा जो CPU रहता है ना, उसमें बहुत सारे कूलिंग सिस्टम लगे हुए रहते हैं, लाइक फैन लगे हुए रहते हैं। तो फैंस हो गया या फिर हीट स्किन्स हो गए। बेसिकली तुमने लैपटॉप भी ऑन करा होगा ना, तो तुम ध्यान से सुनना, एक फ़ैन चलेगा अंदर में जो तुम्हारे मदरबोर्ड को कूल रखने का काम करता है, जिससे मदरबोर्ड कम हीट होकर के ज़्यादा इफिशिएंट तरीके से काम कर पाता है। और जो सेम CPU के साथ में होता है, उसमें भी ना फैंस लगे हुए रहते हैं जो कूलिंग का काम करते हैं। तो वो फैंस और जो कूलिंग सिस्टम है पूरा, वो क्या करता है, तुम्हारे कंप्यूटर को कूल रखने में हेल्प करता है। हम नेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए यार, ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है तुम्हारे सारे, ये तुम्हारे क्या हैं, सारे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं। बेसिकली देखो यार, यहाँ पे ये मदरबोर्ड है जो मेन पार्ट होता है, स्पीकर होता है, मॉनिटर होता है, SSD होता है, कंप्यूटर केस होता है, रैम होता है, हार्ड ड्राइव होता है, प्रिंटर होता है, CPU होता है, माउस होता है, प्रोसेसर होता है। अब देखो ये मदरबोर्ड के जो ये वाला पार्ट है ना, यहीं पे तुम्हारा प्रोसेसर लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट मैंने अभी कलर करा ना, हाईलाइट करा, यहाँ पे तुम्हारा प्रोसेसर लगा हुआ था, ये मदरबोर्ड के अंदर का चीज़ हो गया। स्पीकर तुम्हारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है, तो जहाँ ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, जहाँ पे जो स्क्रीन जो होता है ना हमारे, उसको मॉनिटर बोलते हैं। जो SSD है, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा स्टोरेज डिवाइस हो गया। जो कंप्यूटर केस हो गया, ठीक है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है लेकिन इसे हम किसी में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। जो रैम हो गया, ये भी क्या है, एक तरह से तुम्हारा स्टोरेज डिवाइस है। और जो हार्ड ड्राइव है, ये क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस, ये भी स्टोरेज डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। और CPU, ये भी क्या हो गया, तुम्हारा इंटरनल डिवाइस है, एक तरह से हार्डवेयर डिवाइस है। और माउस तो तुम्हें पता है कि इनपुट डिवाइस है, साथ में हार्डवेयर डिवाइस भी है। देखो यार, 4 टर्म होते हैं में भी, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहेंगे। सॉफ्टवेयर जो होता है उसे हम टच नहीं कर सकते। और तीसरा जो टर्म होता है वो इनपुट डिवाइस होता है, और 4th टर्म होता है आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस जिससे हम इनपुट देते हैं, आउटपुट डिवाइस जिससे हम आउटपुट लेते हैं, मतलब कुछ मिल रहा है उसको हम आउटपुट कहेंगे, किसी चीज़ से हम अंदर भेज रहे हैं कोई चीज़, तो उसे हम इनपुट कहेंगे। तो ये 4 टर्म है, 4 टर्म को तुम्हें पता होना चाहिए, बस बेसिक ऑफ कंप्यूटर खत्म है और कुछ है नहीं।
अब जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनके बारे में, दीज हेल्प यू टू सेंड इन्फॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर। एग्जाम्पल्स इंक्लूड कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन। तो मैंने बताया ना, जो इनपुट डिवाइस होता है उसका काम क्या रहता है, उसका काम ये रहता है कि इसके इनपुट डिवाइसेस के हेल्प से तुम कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दे सकते हो या फिर कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हो। जो आउटपुट डिवाइसेस होता है उसका काम क्या होता है कि ये क्या करेगा ना, जो तुमने इनपुट दिया है ना उसको थोड़ा सा एनालाइज करेगा, प्रोसेस करेगा, उसके बाद तुम्हें आउटपुट मतलब स्क्रीन पे दिख जाएगा। जैसे कि ना सपोज दैट हम लोगों ने कैलकुलेटर यूज़ कर रहा है अपने सिस्टम में, तो कैलकुलेटर ने मैंने टाइप करा ना 4×3, ठीक है। तो मैंने ये इनपुट दिया 4×3, फिर जैसे ही इंटर प्रेस करूँगा ना हमें स्क्रीन पे 12 दिख जाएगा, यानी कि अपने मॉनिटर पे 12 दिख जाएगा। तो ये 12 हुआ ना, ये क्या हो गया, हमें आउटपुट मिला। और आउटपुट कौन सा चीज़ पे मिल रहा है, तो हमें स्क्रीन पे मिल रहा है, तो उस स्क्रीन को हम आउटपुट डिवाइस कर देंगे और आउटपुट 12 मिल गया हम लोग को। तो ये होता है भाई। अब यहाँ पे ना ये कीबोर्ड होता है जो एक इनपुट डिवाइस है, ये किस लिए यूज होता है, टाइपिंग के लिए यूज होता है। माउस होता है और क्लिकिंग एंड मूविंग थिंग्स ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे क्लिक करने के लिए और चीज़ों को यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए स्क्रीन पे उसके लिए हम माउस यूज़ करते हैं। अब स्कैनर क्या करता है, स्कैनर क्या करता है तो स्कैनर क्या करता है ना कि चीज़ों को स्कैन करता है, जो डॉक्यूमेंट जो डिजिटल फाइल या फिर QR है कोई, उसको स्कैन करने का काम करता है। जो माइक्रोफोन होता है उससे क्या करते हैं हम लोग, साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई चीज़ बोल कर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइसेस हो गया। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या हो सकते हैं, मॉनिटर हो गया, मॉनिटर बेसिकली डिस्प्ले हो गया, वो स्क्रीन हो गया जहाँ पे हम पिक्चर या फिर टेक्स्ट कुछ भी आउटपुट के फॉर्म में दिखता है। अब प्रिंटर क्या हो गया, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। हम लोगों ने कुछ प्रिंट करा, ठीक है ना, तो प्रिंटर के थ्रू पेपर पे प्रिंट होकर के बाहर आया, तो वो बाहर आया बेसिकली क्या हो गया, इनपुट मतलब अंदर देना, आउटपुट मतलब बाहर लेना। तो बेसिकली प्रिंटर क्या गया, कॉपीज बनाता है डॉक्यूमेंट का, तो वो बाहर वो आउटपुट डिवाइस हो गया। स्पीकर क्या करता है, आवाज़ को बाहर फेंकता है, ठीक है ना, उससे हम लोग आवाज़ मतलब चीज़ों को सुनते हैं, तो वो क्या होगा स्पीकर में, वो क्या काम करता है, साउंड एंड म्यूजिक को प्ले करने का काम करता है। प्रोजेक्टर क्या होता है कि जो भी चीज़ हम लोगों ने प्रोजेक्टर में चलाना है वो हमें सामने दिखे, यानी कि बाहर आके दिखे, तो वो शो करता है व्हाट्स ऑन कंप्यूटर स्क्रीन ऑन अ बिगर सरफेस। कि क्या करता है ना, कंप्यूटर स्क्रीन तुम्हारा छोटा होता है, लेकिन प्रोजेक्टर से जो शो होता है वो भी कंप्यूटर स्क्रीन ही नहीं होता, लेकिन एक बड़े फॉर्म में दिखता है बिगर सरफेस पे, तो दैट इज़ प्रोजेक्टर। अभी देखो नोट में लिखा हुआ है ना कि इन शॉर्ट अगर हम देखा जाए तो इनपुट डिवाइसेस लेट यू गिव कमांड एंड आउटपुट डिवाइसेस लेट यू सी हेयर द रिजल्ट। मतलब देखो बेसिकली यार कि तुम्हारा एक सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है ना, तो सेमेस्टर एग्ज़ाम के बाद हमें रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। तो वो जो रिज़ल्ट मिल रहा है ना वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट हो गया, और जो हमने उसके लिए पढ़ाई करा, एग्ज़ाम दिया, वो क्या होगा, इनपुट हो गया। समझ पाए होगा। अब देखो यहाँ पे सारे इधर आउटपुट डिवाइसेस है सारे के सारे, इधर इनपुट डिवाइस है सारे के सारे, ठीक है। और जो ये बीच का चीज़ है ना, ये दोनों काम करता है, इनपुट का भी काम करता है, आउटपुट का भी काम करता है, इसलिए इसको हम पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइसेस जो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करे उसे हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। तो ये देख लो यार, मैंने फिगर से इसलिए समझाया है, ट्राई किया है, ठीक है। अब हम मदरबोर्ड की बात करते हैं भाई, ठीक है ना। तो बेसिकली यार मदरबोर्ड एक मेन पार्ट होता है तुम्हारे एंटायर कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है ना। एक तरह से ये मेन सर्किट बोर्ड होता है तुम्हारे कंप्यूटर का, मतलब एक मेन चीज़ होता है यार तुम्हारे पूरा कंप्यूटर का। ये क्या करता है कि जितने भी पार्ट्स हैं तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम में उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। लाइक तुम्हारा CPU हो गया, ठीक है। CPU क्या होता है, तो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। और जो मेमोरी हो गया बेसिकली रैम और रोम जो मैंने बताया था, स्टोरेज डिवाइस हो गया लाइक हार्ड ड्राइव हो गया, एंड अदर कंपोनेंट्स और भी चीज़ें हैं जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। इन सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है, तुम्हारा मदरबोर्ड काम करता है, ठीक है। कहा जाए तो ये बैकबोन ऑफ कंप्यूटर होता है, ठीक है ना। तुम्हारा जो कंप्यूटर है उसका एक बैकबोन है, ठीक है। तुम्हारा जो पूरा बॉडी है उसमें जो बैकबोन होता है वो मेन पार्ट होता है, वन ऑफ द, जो सारे चीज़ों को कनेक्ट करता है आपस में। तो मदरबोर्ड क्या कर रहा है, कंप्यूटर के हर एक चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो इसीलिए ये बैकबोन ऑफ कंप्यूटर होता है। ये अलाउ एवरीथिंग टू कम्युनिकेट एंड वर्क टुगेदर। ये क्या करता है कि हर चीज़ों को अलाउ करता है कि आपस में कम्युनिकेट कीजिए और आपस में यानी कि सब मिल करके काम करेंगे ताकि बेहतर आउटपुट मिले।
तो बेसिकली ये तुम्हारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तुम्हारा जो दिख रहा है, ये तुम्हारा पूरा सीन क्या हो गया, ये मदरबोर्ड हो गया, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया, तुम्हारा मदरबोर्ड हो गया। इसमें ना बहुत सारे सीपीयू फैन होते हैं, पीसीआई ऑडियो चिप होता है, ये वो कुछ कुछ चीज़ें याद कर लो यार, बाकी उतना कोई खास नहीं है। यूएसबी पिन होता है, यहाँ पे प्रोसेसर होता है, यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ रहता है, रैम रोम कार्ड रहता है, तो ये उतना कुछ खास है नहीं, तुम देख लेना। अब एक टॉपिक आता है पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है ना। तो मैंने देखो उसी टाइम बताया था, जो इनपुट आउटपुट दोनों में आ जाए ना, उसे हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, ठीक है। तो अब जो पेरिफेरल डिवाइसेस है वो देखो तुम्हें बीच में दिख रहा होगा उसके एग्जाम्पल, ठीक है। इधर हार्डवेयर है, इधर स्टोरेज है, यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइस है। तो हार्डवेयर में ये डिवाइसेस होते हैं, स्टोरेज में ये डिवाइसेस होते हैं, पेरिफेरल में ये डिवाइसेस हो सकते हैं। तो देखो पेरिफेरल आर एक्स्ट्रा डिवाइसेस दैट कनेक्ट टू अ कंप्यूटर टू ऐड फंक्शनैलिटी। देखो पेरिफेरल एक तरह से ना एक एक्स्ट्रा डिवाइस है जो तुम्हारे कंप्यूटर को बहुत सारे फंक्शन को अलाउ करने में काम करता है। जैसे कि ना हम बात करते हैं एलसीडी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे एलसीडी का एग्जांपल दिख रहा होगा तुम्हें। अब देखो एलसीडी वर्क किस तरह से करता है, ठीक है ना। देखो यार पहले एक ना आता था डेस्कटॉप के लिए मॉनिटर जिसे बोलते हैं ना, वो एक तरह से समझो टीवी रहता था, ठीक है ना, जिसमें हम सिर्फ अगर हम मॉनिटर ले रहे हैं तो मॉनिटर में हम क्या कर सकते हैं ना, सिर्फ आप कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, सीपीयू कनेक्ट करो फिर वो कंप्यूटर की तरह काम करेगा। लेकिन जो एलसीडी जब से आया ना भाई, एलसीडी में क्या फंक्शन है ना कि तुम जब मन किया तुम एज अ उसको टीवी यूज़ कर लिए और जब मन किया एज अ कंप्यूटर यूज़ कर लिए, दोनों के लिए कंपेटेबल था। वो कहते हैं ना 2 in 1, वो सीन था इसमें। तो पेरिफेरल डिवाइसेस का यही मतलब होता है कि वो तुम्हारे कंप्यूटर में ना फंक्शनैलिटी ऐड कर देता है। और एक चीज़ और मैंने बताया, जैसे कि एलईडी है यार, कितना एलईडी ना टच वाला आता है, कितना एलईडी में ना माइक दिया हुआ रहता है। तो बेसिकली क्या कर रहा है वो इनपुट भी माइक से तुम क्या कर सकते हो, इनपुट दे सकते हो। अगर वो टच स्क्रीन है तो फिर क्या कर सकते हो, वहाँ से तुम टच से फिर इनपुट दे रहे हो और स्क्रीन पे तुम्हें आउटपुट दिख ही रहा है। तो जो वैसा डिवाइस जो इनपुट आउटपुट दोनों की तरह काम करते हैं उसे हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। और ये क्या करता है, तुम्हारे कंप्यूटर को ना पेरिफेरल डिवाइस क्या करता है, एक्स्ट्रा डिवाइस से कनेक्ट करने को ऑप्शन देता है, यानी कि फंक्शन उसके बढ़ जाते हैं करने का मतलब, ठीक है। दे कैन बी इनपुट डिवाइसेज लाइक कीबोर्ड एंड माइक, आउटपुट डिवाइसेज लाइक प्रिंटर एंड मॉनिटर्स, और बोथ लाइक टच स्क्रीन। मैंने बताया ना कि ये इनपुट डिवाइस भी हो सकता है, आउटपुट डिवाइस भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है लाइक टच स्क्रीन। टच स्क्रीन में क्या करते हैं हम लोग, इनपुट भी देते हैं सेम स्क्रीन पर आउटपुट, जैसे कि तुम्हारा स्मार्टफोन एग्जाम्पल में। इसेंशियली दे हेल्प टू इंटैक्ट विद कंप्यूटर, एक्सपैंड व्हाट इट कैन डू। कहने का मतलब ये है ना कि जो पेरिफेरल डिवाइसेस है ना, वो तुम्हारे कंप्यूटर को इफिशिएंट तरीके से यूज कर सकता है। कि तुम्हारा कंप्यूटर तुम्हें चेक करना है तुम्हारा कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, उसको एक पेरिफेरल डिवाइस से कनेक्ट करो, उसके बाद वो अपना फुल इफिशिएंसी पे काम करेगा, ठीक है। अब बैकएंड एंड फ्रंट एंड ऑफ सिस्टम यूनिट के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो भाई देखो ये टर्म ना मेरे को कहीं पे मिला नहीं, ठीक है। मतलब देखो यार बैक एंड फ्रंट एंड मैं जहाँ तक जानता हूँ ना, ये होता है तुम्हारा एक वेबसाइट का टर्म होता है। वेबसाइट के टर्म में हम बैक एंड फ्रंट एंड को समझते हैं पहले, ठीक है ना, उसके बाद तुम्हारे कंप्यूटर के टर्म में उसको समझेंगे। तो देखो जो बैक एंड एंड फ्रंट एंड होता है वेबसाइट के टर्म में, जैसे कि तुमने ना एक वेबसाइट को विजिट करा, जैसे कि तुमने ना कोई गवर्नमेंट का साइट यूज़ करा, या फिर चलो हम लोग गूगल पे चलते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो पूरा स्क्रीन दिख रहा है, ये क्या है, क्रोम का स्क्रीन है, यहाँ पे गूगल है बीच में, ठीक है। और ये सारे मैंने सेव करके रखे हुए वैसे लिए हैं। तो ये जो तुम्हारे सामने जो दिख रहा है ना भाई, ये तुम्हारा फ्रंट एंड है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से तुम्हें दिखाता हूँ। अब देखो मैंने ना अमेज़न ओपन करा, ठीक है। तो अभी जो हमारे स्क्रीन पे जो चीज़ दिखेगा ये हमारा क्या है, फ्रंट एंड है। क्या है हमारा, फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें जो दिख रहा है तुम्हारे स्क्रीन पे, इसको हम फ्रंट एंड बोलेंगे। जो इसके पीछे बैक एंड जो हमें कभी नहीं दिखता। सपोज डैट ना मैंने यहाँ पे सर्च करा, एक टीवी सर्च करा, ठीक है। यहाँ पे मैंने टीवी सर्च कर दिया। अब यहाँ पे जो भी तुम्हें आउटपुट दिख रहा है ना, ये आउटपुट आया कैसे भाई, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो जैसे ही मैंने टीवी सर्च करा ना, तो ये अपने कोई सोर्स से कनेक्ट होगा, कोई कहीं जगह से कोई सर्वर से कनेक्ट होगा, तो वहाँ पे ना सर्च हुआ हुआ टीवी, फिर टीवी से जो जो रिलेटेड चीज़ें हैं ना वो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख गया, ठीक है ना। अब ये क्यों दिख गया, क्योंकि देखो इसका जो बैकएंड है ना वो हमेशा काम करते रहता है। जब आप जो चीज़ सर्च करते हो वो एक ना लैंग्वेज के फॉर्म में या फिर कोडिंग के फॉर्म में सेव रहता है, ठीक है। कि फ्रंट एंड पे बंदा ये सर्च करेगा, यानी कि आप सामने जाके ये सर्च करोगे तो उसकी बैकएंड में ये चीज़ें होगी, उसके बाद आपको दिखेगा। सपोज डैट ना आप एक रेस्टोरेंट पे गए, ठीक है।
अब सपोज करो फ्रंट एंड में आपको क्या दिख रहा है, कि रेस्टोरेंट दिख रहा है, उसके अंदर आप गए, वेटर आया कोई, आपने कुछ ऑर्डर करा, ठीक है, तो वो फिर वेटर चला गया ऑर्डर लेकर के आपसे, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ आपके सामने हो रहा था, इसे हम फ्रंट एंड कहेंगे। अब वो वेटर कहाँ जाएगा, वो अपना जो किचन होगा वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे जो सेफ होगा उसको बोलेगा कि हाँ भाई ये चीज़ का ऑर्डर आया, ये चीज़ प्रिपेयर करो। तो उसका सेफ क्या करेगा, वो चीज़ जो भी तुमने ऑर्डर करा है वो चीज़ बनाएगा। उसके बाद वापस उसने वेटर को बुलाएगा, वेटर को वो प्रोडक्ट देगा, फिर तुम्हारे पास आएगा। तो बेसिकली सेम चीज़ यही हुआ, तुमने जो सर्च करा ना, बेसिकली तुमने फ्रंट एंड तुम्हें क्या दिखा, तुमने रेस्टोरेंट में गया, तुमने रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करा, उसके बाद थोड़ा देर बाद तुम्हें खाना मिल गया, ठीक है, ये तुम्हारे सामने हुआ, इसे हम फ्रंट एंड कहेंगे। बैक एंड में क्या हुआ, बैक एंड में ये हुआ कि जो तुम्हारा ये था वेटर था, वो किचन में गया, उसने शेफ को बोला, शेफ ने खाना प्रिपेयर करा, फिर शेफ ने वापस वेटर को भेज दिया खाना लेकर के तुम्हारे पास। तो जो तुम्हारे सामने हुआ उसे हम फ्रंट एंड कहेंगे, जो तुम्हारे सामने नहीं हुआ उसे हम बैक एंड कहेंगे। भाई देखो चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे तो काम कर रही है ना, तुमने ऑर्डर करा भाई वहीं पे तो ख़त्म नहीं होगा, एग्जैक्ट तुम्हें वेटर में खाना नहीं दे दिया ना उसी टाइम, तुमने ऑर्डर करा, वो चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे में जाकर के प्रिपेयर हुई, फिर तुम्हारे सामने आई। तो वही चीज़ तुम्हारे सेम अमेज़ोन के साथ हुआ था, अभी मैंने जो दिखाया। अभी हमने कुछ टीवी सर्च करा था, हमने जो मेरे सामने दिख रहा है उससे हम फ्रंट एंड कर रहे हैं, ये तो क्लियर है। अभी टीवी हम लोगों ने जैसे टीवी उसमें सर्च करा ना, तो टीवी सर्च करा, वो फिर कहीं ना कहीं पीछे में जाके प्रोसेस हुआ होगा कि हाँ ये टीवी सर्च करा तो इसे क्या क्या दिखाना है, उसके बाद तुम्हें आउटपुट मिला होगा ये जो चीज़ तुमने देखा। मे भी तुम्हें समझ में आया होगा यार, मैंने ट्राई करा समझाने का। अब देखो यहाँ पे ना जो बैक एंड फ्रंट एंड का बात कर रहे थे, तो कंप्यूटर सिस्टम में बैक एंड फ्रंट एंड काम कैसे करता है वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार कंप्यूटर सिस्टम में बैक एंड फ्रंट एंड काम करता है ना, कि जैसे कि ना कि तुमने डिवाइस पे 4x3 लिखा, ठीक है, तुमने 4x3 कैलकुलेटर में इनपुट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद एक मिली सेकेंड में तुम्हें वहाँ पे आंसर मिल जाता है 12, ठीक है। तो ये 12 बाई मिल कैसे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ उसके बैकग्राउंड में प्रोसेस चला होगा ना, कि 4x3 करने पर 12 भी देना है, 12 भी शो करना है। उसे कैसे पता कि 12 भी शो करना है, तो ये पीछे में कुछ ना कुछ चलते रहता है, कुछ ना कुछ काम चलते रहता है ना, उससे हम बैक एंड कहते हैं। और जो तुम्हारे सामने दिख रहा है उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। तो मे भी तुम्हें समझ में आया हुआ चीज़ यार। तो इस लेक्चर को ना हम यहीं पे रखते हैं, लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, देखते रहो लेक्चर्स, और भी कुछ दिन में आने वाले हैं लेक्चर्स। ऐसे ट्राई करूँगा कि मैं डेली अपलोड करूँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।